हेलो भी, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी आपका थोड़े दिनों में पेपर है, तो इसके लिए एक फर्स्ट यूनिट है वो आपको कंप्लीट करवा दी है, जिसके अंदर एक ग्रीन प्रमेय रहती है, वो भी हम करवा देंगे। और जिसमें एक और यूनिट आपको यूनिट थर्ड कंप्लीट करवा दी है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स जैसे मैक्सवेल की समीकरण आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएससी सेम सेकंड से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 5 कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपकी, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी से एमएससी से रिलेटेड सभी वीडियो लेक्चर मिलते हैं, और जो भी कोई भी सूचना है वो आपको मिलती है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा आपको वो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप सर्च कर सकते हो फिजिक्स मीटर 02 के नाम से। और ये जो वीडियो है सभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सपोर्ट्स करो भी आप। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर के आएंगे, आपको कम मेहनत में ही अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। हम मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हमारे लिए कुछ सब्सक्राइब वगैरह, वीडियो को शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ये आपका फ़र्ज बनता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तरंगे तथा मैक्सवेल समीकरण। तो सबसे पहले हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आपने पढ़ा होगा क्या, कि फैराडे ने एक प्रयोग किया था, जिसके लिए एक तो छड़ चुंबक ली थी उन्होंने, और एक सर्किट लिया था, सर्किट बनाया था, जिसमें से एक कोयल ली थी और यहाँ पे एक धारामापी सुई है वो लगाई थी, है ना। अब देखिए आगे, सबसे पहले फैराडे ने बताया, क्या बताया? फैराडे ने बताया कि जब छड़ चुंबक को धारामापी से जुड़ी कुंडली के निकट लेकर के आते हैं तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, और यह विक्षेप तब तक रहता है जब तक कि छड़ चुंबक गतिशील रहती है। यदि छड़ चुंबक भी स्थिर अवस्था में आ जाएगी तो विक्षेप भी क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। और धारामापी में जो ये विक्षेप आ रहा है यह बताता है कि परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल की जितनी ऊर्जा वेद होती है या पर्याप्त होती है, उसे उस सेल का क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए कि ये क्या बताया कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, और यह जो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से ही फलस्वरूप क्या होती है? भी प्रवाहित धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या किस में परिवर्तन होगा? ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ में परिवर्तन होगा, जिससे क्या बहेगी बच्चों? करंट बहेगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो छड़ चुंबक थी, अगर ये सर्किट यानी परिपथ से दूर लेकर के जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में जो विक्षेप उत्पन्न होगा, अतः चुंबक के पास आने या दूर जाने से धारामापी में क्या आता है बच्चों? विक्षेप आती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तथा इस घटना से उत्पन्न बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा नहीं आने वाली, ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछने वाले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं अपन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सभी को पता है कि फ्लक्स एक संख्या होती है। फ्लक्स क्या होती है बच्चों? संख्या, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, वही फ्लक्स कहलाती है। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो वो चुंबकीय फ्लक्स हो गया, अगर सदिश क्षेत्र के अंदर है वो सदिश फ्लक्स हो गया, विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो विद्युत फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैराडे के नियम। फैराडे के 2 नियम हैं बच्चों। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में ही फैराडे ने ही बताया था और अपने नियम दिए थे। पहला नियम ये है बच्चों कि जब क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में यानी फाई बी में परिवर्तन होता है ना, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है बच्चों? ईएमएफ क्रिएट होता है, और जिससे ही करंट क्रिएट होती है। इसे बोलते हैं विद्युत फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है। और द्वितीय नियम क्या होता है अभी कि जितना ईएमएफ क्रिएट होगा ना, यानी जितना फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न होगी, उतना ही क्या क्रिएट होगा? ईएमएफ क्रिएट होगा।
ये फैराडे का द्वितीय नियम है। पहला नियम कौन सा है फैराडे का? फैराडे का प्रथम नियम ये है कि अगर फ्लक्स के मान में, जितना फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा, और जितना ईएमएफ क्रिएट होगा उतनी ही करंट क्रिएट होती है। इसे क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है भी कि जितना फ्लक्स के मान में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन, जितना फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उसे उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। अब इसकी थ्योरी है वो आपको पढ़नी है। थ्योरी में क्या क्या लिखा है वो देख लो कि जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब तक संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहती है। ठीक है ना? इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना, उसका मान संबंधित कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ई समानुपाती d∅/dt, ई इज इक्वल टू k d∅/dt, और k की वैल्यू 1 होती है, जहाँ k क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 यूनिट, और k समानुपातिक नियतांक है, इसलिए ई इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू d∅/dt। अब देखिए, ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी ये फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रही थी और EMF में चेंज होने के कारण हो रही थी। तो अब इस जो भी धारा क्रिएट हो रही है, इस धारा की दिशा वो किसने नहीं बताई, वो फैराडे ने नहीं बताई, वो बताई थी लेंज ने। इसलिए हम लेंज का नियम पढ़ रहे हैं। क्या होता है अभी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वे उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है, यानी d∅/dt में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तभी क्या क्रिएट होता है, विद्युत वाहक बल क्रिएट होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये इसकी उत्पत्ति का विरोध करती है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, फैराडे का अवकल व समाकल रूप क्या होता है, फैराडे का अवकल व समाकल रूप। तो देखिए भी, यानी सबसे पहले किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आपने लेंज का डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपन इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो लेंज के नियम से। ये होता है लेंज का नियम, ठीक है, वो होता है E इज इक्वल टू -d∅/dt। अब देखिए, अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सभी को पता है, φ इज इक्वल टू ∫B∞ होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अपने पास में एक बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिपथ में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E के बंद पथ पर रेखा समाकलन के बराबर होता है। कहने का मतलब, इसमें जो भी अपना परिपथ है, इस बंद परिपथ का जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन को इस तरीके से लिखेंगे अपन, और वो किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल होगा। ये बातें आपको, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 ये है, लेंज का नियम आ गया, ये चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आ गई, और ये EMF इज इक्वल टू हो गया विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। इससे क्या करना है भी, समीकरण नंबर 1 और 2 से वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, दोनों फाई की वैल्यू है बराबर रख देंगे। यानी फाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो EMF की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 के, और समीकरण नंबर कुछ नहीं करना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d∅/dt। यहाँ से देखिए भी, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से, ये 1 है और ये 2 है, ये तो अपनी 1 है और ये अपनी 2 है, तो यहाँ से E इज इक्वल टू -d/dt, फाई की वैल्यू है ये B∞dA, ये आ गया। यहाँ से देखिए, अब ये देखिए, एक तो ये समीकरण अपनी EMF के बराबर और एक ये समीकरण EMF के बराबर, इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे बच्चों, बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो ये स्टेप आ जाएंगे। दोनों साइड क्या है, एक साइड तो है रेखा समाकलन और एक है क्षेत्रफल समाकलन। ये आ गई, ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये क्या कहलाता है,
ये फैराडे के नियम का समाकल रूप कहलाता है। अब अवकल रूप निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, यानी रेखा समाकलन आ रहा है तो स्टोक की कर्ल प्रमेय लग जाएगी। तो हम इसको यानी ये जो वैल्यू है इसको स्टोक कर्ल की सहायता से इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये अब देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से बराबर रख दिए अपन। दोनों साइड सरफेस इंटीग्रेशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेबला क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी और करल ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये फैराडे का अवकल रूप कहलाता है। आगे देखिए स्व प्रेरण क्या होता है, आप पढ़ के आए हो। स्व प्रेरण क्या होता है कि यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो स्वयं ही उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित क्या हो जाता है भी धारा क्रिएट उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। स्व प्रेरण की इस घटना में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वे उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे है स्व प्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, सॉरी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इसे ही बोलते हैं स्व प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, स्व प्रेरकत्व बोलते हैं। यानी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है बच्चों, समानुपाती, यानी फाइव समानुपाती आई होता है, सभी को पता है। और ये एन हमने मान लिया कि फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है, तो ये एन फाइव बी समानुपाती आई, और यहाँ पे समानुपाती का साइन हटेगा तो ये कॉन्स्टेंट आएगा एल, जिसे क्या कहते हैं, स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। और अब हमें पता है कि लेंज का नियम क्या होता है, EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी आ जाएगा। और यहाँ से फाइव बी की वैल्यू, एन फाइव बी की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, ये रही, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ठीक है ना। तो अब देखिए फाइव बी की वैल्यू है हमारी, एन फाइव बी की वैल्यू है एल आई, एन फाइव बी की वैल्यू कहाँ है, एन फाइव बी की वैल्यू रही, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, ये लिख दिया। ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये हो गया समीकरण। अब यहाँ से हमें एल की निकालनी है क्योंकि स्व प्रेरकताओं को एल से डिनोट करते हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। इसका मतलब ये क्या हो गया, यानी डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू अगर क्या हो, एक एम्पियर प्रति सेकंड, यानी प्रत्येकांक समय में धारा परिवर्तन की दर अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल ही क्या कहलाएगा बच्चों, स्व प्रेरकत्व कहलाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, यानी वोल्ट, इसका होगा वोल्ट बटे वोल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt में क्या हो जाएगा, फिर इसका जो मात्रक निकालेंगे तो वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ये एम्पियर बटे सेकेंड होता है, और ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हेनरी। बात समझ आ गई क्या। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ही स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। ये हो गया। अब हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। ये देखिए, ये क्या है कि एक लंबी परिनालिका है, उसके लिए हमें स्व प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो ये देखिए भी हमने मान ली एक परिनालिका है, ठीक है, इसके n फेरे हैं और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, और परिनालिका की लंबाई क्या है, स्मॉल l है, ये इसमें रख दिया, ये और इसमें बोल दिया। परिनालिका के x पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ये होती है बच्चों, आप 12वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये समीकरण नंबर 1। और जहाँ स्मॉल n है वो प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N बटे L, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये इस समीकरण में रख देंगे बच्चों। और वैसे फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, तो ये समीकरण में रख देंगे सभी, ये सभी के सभी क्या रख देंगे समीकरण में। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी की वैल्यू रख देंगे और ए आ जाएगा इधर। बात समझ आ रही है। ये इसमें क्या करना है, इस बी की वैल्यू रख देंगे और ये ए एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो अब देखिए, अब एन की वैल्यू रख दी, इसमें एन की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये एन की वैल्यू रख दी। और एल क्या होता है बच्चों, माइनस एन फाइव बी बटा आई होता है, हमें पता है। एल क्या होता है, माइनस एन फाइव बी बटा आई होता है, ये हमें पता है। तो अब क्या कर देंगे भी, अब क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 4 और 5 से क्या कर देंगे, तो एल की वैल्यू रख देंगे और फाइव बी की यहाँ पे, ये जो फाइव है ना यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और कुछ नहीं किया इसमें। तो ये वैल्यू रख दी, जो कैंसिल आउट हुआ वो कैंसिल आउट हो गया, एल की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो यदि नरम लोहे की, ये हो गया बस, ये अपना इतना ही निकालना है। आगे देख लेना, यदि नरम लोहे की अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो, म्यू आर हो, तो और कुछ नहीं करना, म्यू नोट की जगह म्यू आर रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब स्व प्रेरण की निर्भरता यानी किस किस पे डिपेंड करता है,
तो यहाँ से देखिए लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, फेरों की संख्या पे करता है। तो स्व प्रेरण गुणांक फेरों की संख्या के वर्ग के क्या होता है, अनुप्रस्थ समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो इसके क्या होता है, समानुपाती, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरीके से अपने को बताने होते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही है। आगे है अपना अन्योन्य प्रेरण गुणांक। या पहले देखेंगे अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण पास में रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है तथा दूसरी कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है, और इस जो भी धारा उत्पन्न हुई है वो सदैव इस प्रकार का विरोध करती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, और ये होता है अन्योन्य प्रेरण। ये जैसे मान ली हमने प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी कुंडली है। अगर इसके मान में क्या होता है, अगर इसके मान में क्या होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो इसमें ईएमएफ क्रिएट होगा और धारा क्रिएट होती है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। निकालने के लिए क्या होता है कि दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो n∅2 समानुपाती I1 और n∅2 इज इक्वल टू M21 I1। ठीक है, जहाँ n21 क्या होता है, M21 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, M21 क्या आएगा, पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो लेंज के नियम से हम डायरेक्ट लिख देंगे। ईएमएफ क्या होता है, ये होता है, और यहाँ पे क्या है फिर ये जो n∅2 आएगा ये इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये रख दिया डायरेक्ट और इसको आगे लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। या M21 I1 आ जाएगा, M21 बाहर आ जाएगा, d/dn, और ये आ जाएगा वैल्यू, यानी d/dn की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है तो इसके बराबर ये हो जाएगी बस, और कुछ नहीं करना। आगे देखिए मैक्सवेल समीकरण। ये जो मैक्सवेल समीकरण है ये आपको चैनल पे पढ़ा दी गई है। ये जो मैक्सवेल समीकरण है ये आपको चैनल पे क्या है, पढ़ा दी गई है। तो ये आप है ना देख लेना, ये चैनल पे अपलोड है, ये आपकी क्या है, चैनल पे अपलोड है। ठीक है ना, अच्छे से बोर्ड पे समझाई हुई है क्या होती है मैक्सवेल की समीकरणें। ठीक है ना, चारों की चारों समीकरणें बच्चों इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों समीकरणें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो आपको देखनी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अभी, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आया हुआ है कि एक प्रकार की ये त्रिविमीय तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा क्या होती है अभी, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत और एक समान कला में कंपन करती है। एक समान कला का मतलब ये होता है बच्चों कि देखिए जैसे अपने यानी इस तरीके से ये कंपन करती है, यानी एक समान कला में इस तरीके से ये कंपन करती है। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, इस तरीके, मतलब एक जैसे ये 0 से लेकर के ये हो गया अपना यहाँ तक हो गया π/2। तो जितने समय में π/2 चलाना उतने ही समय में आगे π/2 चलना होता है उसको। तो ये इसको बोलते हैं एक समान कला। ठीक है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैक्सवेल के अनुसार निर्वात में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों के रूप में विक्षोभ तरंग आगे गति करता है, जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे भी, और इसे ही बोलते हैं, इस सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था भी। और ये एक प्रकार की प्रकाशीय तरंगे होते हैं। जो भी गुण यानी जैसे प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, तो ये भी अनुप्रस्थ प्रकृति की ही होती है। प्रकाश के सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। इसमें देखिए, ये देखिए, ये जो ई है इसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, बी है इसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो एक बार ई, एक बार बी, एक बार ई, यानी जिसमें विद्युत क्षेत्र जो कंपन करता है उसे ध्रुवण तल कंपन तल बोलते हैं, और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है उसे ध्रुवण तल बोल देते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलिए, भी इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं, और यानी एक्स वाई तल में कंपन करता है उसे विद्युत क्षेत्र जिसे कंपन तल कहते हैं, जबकि एक्स जेड तल में चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है जिसे ध्रुवण तल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण भी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति भी कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ होती है। इसके अभिलाक्षणिक गुणों में भी आपकी चर्चाएं कर लेते हैं। एक तो ये है कि इसका जो वेग है वो प्रकाश का ही वेग होता है, वो आपको सभी को पता है, 3 × 10⁸ यानी कि 299,792,458 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, इसमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, आगे चलिए। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का अनुपात होता है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत साथ साथ संचरित होते हैं, तब प्रत्येक बिंदु पर इनके सदिशों का परस्पर लंबवत तल में सरल आवर्ती क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र व चुंबकन क्षेत्र का अनुपात माध्यम की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा यानी जड़ कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि जड़ इज इक्वल टू E/H। प्रत्येक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, लेकिन मानव क्षेत्र दृष्टिफल में 4 × 10⁴ हर्ट्ज से 7 × 10⁴ हर्ट्ज तक ही होती है। 7 नंबर लास्ट की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशों की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होता है, ये इसका अभिलाक्षणिक गुण था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की दुर्वणता के बारे में। तो यदि कोई तरंग x दिशा में संचरित होती है तो उसका समीकरण इस तरीके से होता है, यानी इस तरीके से होता है। देखिए मेरे को E इज इक्वल टू होता है बच्चों E0 और एक्सपोनेंशियल ओमेगा t माइनस kx, इस तरीके से होता है। kx की जगह r ले लेते हैं। तो अगर देखिए पहले मेरे पास, यानी ये कोई अंतरापृष्ठ है और ये एक अभिलंब है, कोई एक वेव आती है यहाँ से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव आई, और इसका कुछ भाग क्या होता है बच्चों, अपवर्तित हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। और इस तरीके से, एक मिनट रुको, ये बना देता हूँ मैं, ये इंसिडेंट वेव है, इसका कुछ भाग क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ भाग क्या हो जाता है, इसको ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो यानी जो आपतित वेव है इसको आई से दिखाएंगे, अपवर्तित वेव है, अपवर्तित को ही बोलते हैं, दूसरा पारगमित, इसको टी से दिखाएंगे, और जो रिफ्लेक्ट है यानी परावर्तित, इसको आर से दिखाएंगे। बात समझ आ गई क्या? तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए, तो ई आई इज इक्वल टू E0 आई एक्सपोनेंशियल ओमेगा आई टी माइनस KIR, ये इसकी समीकरण होगी। E0 तरंग का क्या है बच्चों, आयाम है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति में होता है, इसलिए E0 में x व y के अनुदिश घटक, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी E0 इज इक्वल टू EX IK प्लस EY JK x, IK JK क्या एकांक सदिश है। E1 व E2 को परिणाम कला के गुणनफल के रूप में लिख देंगे, और जहाँ से देखिए फिर इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी एम्पलीट्यूड के पदों में लिखा हुआ है इसको। तो E1 E0 e की पावर आयोटा α1, E2 इज इक्वल टू E0 e की पावर आयोटा α2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। E01 व E02 क्या है, वास्तविक मान है, और ये नियत α1 और α2 क्या नियतांक का वास्तविक मान है, यानी एम्पलीट्यूड है इनके। अब क्या करना है, जो हमारे पास में ये वैल्यू थी E इज इक्वल टू EX IK प्लस में EY JK, ये EX ये वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। बात समझ आ गई क्या? ये वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया, यानी ये जो वैल्यू थी E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू ये रही। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल ओमेगा आई टी माइनस K0 इसमें E0 की वैल्यू रखी है, ये अपनी ध्रुवणता की समीकरण आ गई है। इतनी बात समझ आ गई क्या? इतनी बात सभी को समझ आ गई क्या? अब देखिए आगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा फ्लक्स, या इसे ही बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश। अब देखिए भी ऊर्जा फ्लक्स आप समझ रहे हो, एक प्रकार से परपेंडिकुलर फील्ड्स लाइन की जो संख्या होती है वो होती है। इसमें अपने को एनर्जी फ्लक्स देखना है, और इसी को ही बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश। वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर ऊर्जा फ्लक्स कहलाती है। इसे पॉइंटिंग सदिश भी कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का होता है 1/2 V²/μ0। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बाकी इन दोनों को अलग अलग प्रूफ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो कुल ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए, हम जानते हैं कि वर्क है, हम इसमें जो भी वर्क करेंगे तो वो होगा W इज इक्वल टू UdV आएगा। ये क्या आएगा, UdV। ठीक है, तो ये U की वैल्यू है, इसके अंदर रखेंगे, ये रख दिया।
या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dw/dt और du/dt आगे आ जाएगा dv। अब देखिए भी ये जो u की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे रख दी हमने, और आगे dv आ जाएगा, ये d/dt आ जाएगा, एज इट इज चलता जाएगा। ये आगे इसका क्या करेंगे फिर, ये तो है, क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन किया है, साथ में इसका क्या किया है, अवकलन किया है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट है ही, ई स्क्वायर का करेंगे 2e, फिर de/dt प्लस में 1/2, बी स्क्वायर का करेंगे तो 2b, और ठीक है, ये आ जाएगा म्यू नॉट, फिर b का करेंगे dv/dt, ये आ जाएगा भी। ठीक है, अब 2 जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2, 2 से 2, और भी कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा क्या बच्चों, बचेगा देख लीजिए यहाँ पे क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है ये आ गया, प्लस है तो प्लस, और ये बच रहा है। अब क्या करेंगे अभी, अब मैक्सवेल की समीकरणों का प्रयोग करके d/dt की वैल्यू dv/dt की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर रखनी है। ठीक है, तो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे तो नेबुला क्रॉस ई माइनस dv/dt, ठीक है, ये होता है। और dv/dt की वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ से dv/dt की वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो रख दी हमने डायरेक्ट, ये वैल्यू रख दी बस, और कुछ नहीं किया। और यहाँ से 1/μ0 है ना, दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख के बाहर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया, फिर देखो आगे ये ई है तो ई आ गया, यहाँ पे नेबुला क्रॉस बी है, नेबुला क्रॉस बी आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, प्लस, और अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि dv/dt की में, और माइनस बी नेबुला क्रॉस ई हो गया बच्चों ई, यहाँ से वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं किया। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ये रहा, यानी इन दोनों का एक फार्मूला होता है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए गोस इस प्रमेय को, ये देखिए इस तरीके से है, नेबुला डॉट ई क्रॉस बी है और आगे डी वी है, या फिर हम नेबुला डॉट ए, इसको हमने ए मान लिया, आगे है डी वी। तो ये होती है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। क्या होती है बच्चों? गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का हमने यूज करके इस तरीके से लिख देंगे। तो ये भी हमने, यानी इसको क्या किया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी नेबुला डॉट ए है ना, यानी ए डॉट डी ए इज इक्वल टू नेबुला डॉट डी वी। ए की वैल्यू क्या है, ई क्रॉस बी है बस, और यही लिखा है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो dw/dt बराबर 1/μ0 ई नेबुला क्रॉस ई इंटू बी डी आ जाएगा। और यहाँ से देखिए फिर क्या किया, इसको मैंने बोल दिया p, और ई क्रॉस बी बटा में क्या जाएगा μ0, इसे ही बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, या b/μ0 देखेंगे तो वो होता है h, और p इज इक्वल टू ई क्रॉस h, इसे बोलते हैं क्या, अपने पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग वेक्टर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध अपने को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हमने एक लूप माना, लूप ए बी सी डी, ठीक है, और बीच में एक हमने माना अंतरापृष्ठ, बीच ये तो हो गया लूप ए बी सी डी, और बीच में हो गया अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ होता है ऐसा पृष्ठ जो दो माध्यमों में अंतर स्पष्ट कर सके। इसका मतलब ये नीचे का माध्यम अलग मिलेगा, ऊपर का माध्यम आपको अलग मिलेगा। ठीक है, अब ये जो लंबाई है वो है अपनी, हमने मान ली l, ठीक है, और इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2t है, इधर है वो E1t है। और एक अब चीज़ की ध्यान देनी आपको, ये डायरेक्शन, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई डायग्राम में। और इसकी जो हाइट है वो h है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये देखिए माना एक बंद लूप है ABCD है, इस बंद लूप की लंबाई अपने को स्मॉल l है, हाइट h है। इस बंद लूप में अंतरापृष्ठ के आर पार दो माध्यम स्थिति है। विद्युत क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का यूज करेंगे। लिख दी यहाँ पे, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण होती है ये, ठीक है। अब ये जो समीकरण आई है, इसका n कैप डॉट डी ए के साथ में मल्टीप्लाई करवा करके और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये समीकरण आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये एच टीज है, ये एच टीज है, और ये बस और कुछ नहीं किया, एन कैप लगा दिया और आगे पीछे करके इसको इस तरीके से सेट किया है, ठीक है। अब देखिए भी इसको क्या किया है, तो
अब देखिए यानी नेबुला क्रॉस ई डॉट डी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया और आगे आ गया अपना माइनस डी बी अपॉन डी टी एज इट इज़। अब ये जो ई डॉट डी एल है ये ए बी सी डी ए का क्या है, ई बी सी डी ए का लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है कि ये रेखा समाकलन है, और ये है ना ए बी सी डी ए वो इन चारों रेखाओं से मिलकर के बना है, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी ई डॉट डी एल। इसको ये बी सी के लिए, ये सी डी के लिए, ये डी ए के लिए, यानी सभी रेखाओं से मिलकर के ये लाइन इंटीग्रल है वो पर ये लूप बना। ये रेखा होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग लाइन इंटीग्रल लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि लूप की हाइट है वो नगण्य मान लेंगे, लूप की हाइट नगण्य मान लेंगे तो क्या चेंज होगा, तो यानी ये डी से लेकर के ए है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बी से लेकर के सी है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या हो गई बच्चों, नगण्य हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को छोड़नी पड़ेगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू बचेगी। बराबर में क्या बचेगी, एक तो बराबर में बचेगा ये ए से लेकर के बी, और आगे आएगा माइनस, क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर आगे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या हो जाएगा, E1T, तथा सी डी रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E2T। यानी इनकी जो वैल्यू है वो एक की तो है E1T और एक की वैल्यू है E2T। बस इन दोनों को हमने को बराबर रखना है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना। इतनी बात समझ आ गई क्या, यानी विद्युत क्षेत्र का जो परिसीमा प्रतिबंध है वो क्या रहता है बच्चों, सतत रहता है। इतनी बात अपने को देखना है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध, चुंबकीय क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए एक पिल बॉक्स लिया हमने, क्या लिया, एक पिल बॉक्स। पिल बॉक्स में ये रहा पिल बॉक्स, इसकी हाइट अपने h मान ली, और ये ऊपर का पृष्ठ है, ये नीचे का पृष्ठ है, बीच में क्या है, अंतरा पृष्ठ है, और ऊपर के पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र B1 है, नीचे का B2 है, बीच का B3 है। इसी तरीके से अपवर्तनांक देख लिया, इसी तरीके से यानी म्यू है, और इसी तरीके से अपने को यूनिट वेक्टर देखते हैं। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ में क्षेत्र के लिए समाकलन क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, सभी को पता है। बी डॉट डी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डी ए इक्वल टू अपने को एन के डॉट डी ए। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 का मान रखना है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इस बॉक्स में पृष्ठ S1 के लिए इकाई सदिश N1 के, इसी पृष्ठ से S2 से के लिए इकाई सदिश N2 के, और S3 के लिए ये लिखा है भी इसी तरीके से होता है। तो इन सभी को हमने अलग अलग लिख दिया, बराबर होगा 0 इसमें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर अंतरा पृष्ठ की जो हाइट है वो 0 है तो B3 वाला 0 हो जाएगा, बचेंगे ये 2। ठीक है, फिर यहाँ से डी ए कॉमन आ जाएगा, डी ए कॉमन लेकर करके लिख दिया यहाँ पे। बात समझ आ गई क्या, और कुछ नहीं किया। अब डी ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, डी ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये दोनों बच गए। अब N1 कैप और N2 कैप की वैल्यू अपने को निकालनी है, वो वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकाल करके देखिए N1 कैप की वैल्यू आएगी माइनस N12 कैप, और N2 कैप की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये दोनों वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं। यानी N1 कैप की वैल्यू कैसे निकाली ये देखिए आप, यानी ये देखिए N1 कैप है, ये इधर वैल्यू यानी इधर है, और वैसे हमने को इस तरीके से निकालना है। तो N1 कैप क्या जाएगा, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए तो आएगा N12 कैप, इस तरीके से। इसी तरीके से N2 की निकालनी है, N2 ये है तो नीचे, ऊपर का देखेगा तो माइनस आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो पहले की बातें हैं, ये आपने निकाल ली होगी। इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली है, और इसके अंदर पुट किया है बस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं किया। B1 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा, ये परिसीमा प्रतिबंध हो गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे, किसी पेरा विद्युत के समतल पृष्ठ से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन अपने को देखना। तो ये इसमें स्नेल का नियम प्रूफ करना है। ये टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ के जाना चाहो छोड़ सकते हो, ये टॉपिक आने वाला नहीं है। आएगा अभी फ्रेनल के संबंध, क्या आएंगे, फ्रेनल के संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेनल के संबंध ये तो स्नेल के नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, तो फ्रेनल के संबंध क्या होते हैं कि मैंने एक बात सुनो आप, मैंने ये बताया था आपको कि ये क्या है, कोई भी एक अपना अपवर्तक परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है।
कोई भी एक वेव आती है इंसिडेंट वेव, और इसका कुछ भाग क्या हो जाता है बच्चों, ट्रांसमिटेड हो जाता है, कुछ भाग इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका कुछ ना कुछ आयाम होगा, इसका भी आयाम होगा, इसका भी आयाम होगा। तो फ्रेनेल का संबंध क्या होता है कि आपतित, ये है आपतित किरण, आपतित किरण का आयाम अपवर्तित तथा परावर्तित तरंग के आयाम से संबंधित होता है, इसे बोलते हैं फ्रेनेल के संबंध। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। वो क्या रिलेशन होता है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले डेफिनेशन देखो कि फ्रेनेल के अनुसार इन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों के आयाम आपतित तरंग के आयाम से संबंधित होते हैं। इन संबंधों को क्या कहते हैं, फ्रेनेल के संबंध कहते हैं। इन्हें आयाम परिवर्तन गुणांक तथा आयाम पारगमन गुणांक भी क्या कहते हैं, द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए परावर्तन गुणांक, देखिए मैंने ये बताया था, एक बात सुनिए आप मेरे पीछे, कि एक तो आपको याद रखना है क्या, यानी ई नोट टी, और एक याद रखना है आपको ई नोट आई। ठीक है, सॉरी ई नोट आर, ई नोट आर। अब देखिए ई नोट टी में अगर हम ई नोट आई का भाग लगा देंगे और इसमें भी ई नोट आई का भाग लगाना है, यानी ये ई नोट टी क्या है, अपवर्तित तरंग का आयाम है, ई नोट आर क्या है, आपतित तरंग का आयाम। तो इन दोनों तरंगों के आयाम से संबंधित होता है कौन सा, आपतित तरंग का आयाम, ये दोनों। ठीक है, अगर ई नोट टी बटा ई नोट आई है, ऊपर वाला क्या है, ई नोट टी है, मतलब ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड को पारगमन बोलते हैं, तो ये हो गया पारगमन गुणांक, इसको बोलेंगे T11 से। और ऊपर वाला क्या है, आर है, और नीचे क्या है, आई है, ई नोट आई, इसे बोलते हैं परावर्तन गुणांक, वो हो गया R11। ये हो गया, बस दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, तो परावर्तन गुणांक देखिए आप, परावर्तन गुणांक देखिए क्या होता है, परावर्तित एवं आपतित तरंगों के आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन गुणांक कहते हैं, ई नोट आर बटे ई नोट आई। पारगमन गुणांक क्या होता है, अपवर्तित एवं आपतित तरंग के आयामों के अनुपात को क्या कहते हैं, पारगमन गुणांक कहते हैं, ई नोट टी बटा ई नोट आई। ये हो गया फ्रेनेल के संबंध। ठीक है, तीव्रता इंटेंसिटी निकालने के लिए इसकी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और कुछ नहीं किया बस। ठीक है ना, ये अपने को देखना था। अब देखिए ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है, ये क्वेश्चन आता हुआ, ये अभी आएगा, देख लेना, सेक्शन सी के अंदर 15 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को करवाने के बाद में अपनी यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र के सदिश ई आपतन तल के अगर समांतर है, इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को आर और टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसी पहले डायग्राम समझिएगा आप, पहले क्या समझना है आपको, डायग्राम समझना है कि ये देखिए, ये अपना क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये अपना परावर्तक पृष्ठ है। कोई भी एक इंसिडेंट वेव आई, इसका कुछ भाग पारगमित हो गया, कुछ भाग इसका क्या हो गया बच्चों, परावर्तित हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो अपने आपतित किरण है, इसका तरंग संचरण नियतांक के आई है, इसका के टी है, और इसका क्या है, के आर है। और ये देखिए ये थीटा आई है और ये थीटा आर है, यानी ये एंगल आप जानते हो आपतन और परावर्तन कोण है। इतनी बात समझ आ गई तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों जिनके पेरा विद्युत तथा पारगम्यता है, ये ε1 μ1 तथा ε2 μ2 तथा प्रत्यकारी तल x इस पर एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है, जिसका विद्युत क्षेत्र सदिश आपतन तल के में ही स्थित है। ठीक है ना, माना अब देखिए कोई भी तरंग अगर संचरित हो रही है तो इसका विस्थापन समीकरण ये है, आप सभी को पता है। अब सभी के लिए देख लेंगे, एक तो ई आई के लिए, ई आर के लिए, सभी के लिए ये सेम ही होगा। आई जहाँ पे आई आपतित के लिए तो आई लगाना है, परावर्तित के लिए टी लगाना है, अपवर्तित के लिए टी लगाना है, परावर्तित के लिए आर लगाना है, बस समीकरण सेम ही है तीनों, समीकरण सेम ही है तीनों। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए ई नोट आई, ई नोट आर, ई नोट टी, ये क्या है, इसके आयाम है, इसके क्या है बच्चों, आयाम। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब इनको देखो, ये इसके फॉर्म में लिख देंगे, ई फॉर्म में लिख दिया, ई आई एक्स प्लस ई आर एक्स प्लस ई टी एक्स, यानी ये दोनों है वो एक मीडियम में है और ये एक मीडियम में है, यानी परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार माध्यमों के अंतरा परस्पर विद्युत क्षेत्र स्पर्शीय घटक सदैव सतत रहते हैं। यानी देखिए, यानी ई आई वाला और आर वाला एक माध्यम में है, ये देखिए ये आई वाला है और ये आर वाला, ये एक माध्यम में है, टी वाला ऊपर माध्यम में है, तो इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। बात समझ आ गई क्या। अब देखिए इसको कोस थीटा से सभी से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, और आगे इनसे देखिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये किस तरीके से देखने हैं, ये अपने चतुर्थांश होते हैं।
ये चतुर्थांश में ये देखिए ये माइनस का होता है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है ना, ये प्लस प्लस होता है। इस तरीके से अपने को चतुर्थांश देखने हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे प्लस माइनस आया हुआ है। और यहाँ पे अपने को देखनी होती है बच्चों ग्रेडियंट, क्या देखनी होती है, ग्रेडियंट देखनी होती है। इस तरीके से देखिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसिडेंट वेव है तो माइनस ई आई, यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये अपने को समीकरण में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए समीकरण 1 2 3 4 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से देखिए फिर ये समीकरण यहाँ पे रख देंगे, तो ये जो समीकरण आएगी ये चरघता की पद समान होंगे। और यहाँ पे क्या करना है फिर, यानी ई नोट आई कोस थीटा आई, ये कोस थीटा आर, ये अब ये थीटा आई बराबर थीटा आर इसमें रखेंगे, तो ये रख दिया, एक की जगह रख दो, चाहे थीटा आर की जगह थीटा आई रख दो, चाहे थीटा आई की जगह थीटा आर रख दिया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है कोस थीटा आई, यहाँ पे माइनस ई नोट आई यहाँ पे बचेगा, इसमें कोस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी ये जो माइनस ई नोट आई प्लस ई नोट आर, ये कोस थीटा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फिर क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, थोड़ा सा। अब देखिए क्या करना है, इसमें ये जो समीकरण है इसमें ई नोट आई का भाग देंगे, भाग देने पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, इसका भाग देंगे तो यहाँ पे ई नोट आर बटे ई नोट आई नोट, ये कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे टी नोट बटे ई आई नोट, ये कोस थीटा। ये क्या होता है अभी निकाल के आइए, R11 होता है, ये T11 होता है, तो ये समीकरण आ गई है अपनी 1 माइनस R11 कोस थीटा टी, T11 कोस थीटा टी। अब यहाँ से 1 माइनस R1 इज इक्वल टू T11, इसको इधर भेज देंगे और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए भी आगे, ये परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार पैरा विद्युत माध्यमों के अंतरा परस्पर विद्युत विस्थापन सदिश देखने अपने को। विद्युत विस्थापन सदिश क्या होते हैं, D1 इज इक्वल टू होते हैं D2, और D की वैल्यू होती है बच्चों एप्सिलॉन E होती है, सभी को पता है। ये अलग माध्यम के लिए, ये अलग माध्यम के लिए, दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग होती है, तो ये देख लेते हैं। यानी अब देखिए E1 प्लस EIZ, ये आप छोड़ सकते हो, ये ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट आप यहाँ से लिखेंगे कि E11 ये पहले माध्यम के लिए लिखनी है, ये पहले माध्यम वाली एक साइड और दूसरे माध्यम वाली एक साइड आपको लिखनी होगी, ठीक है। पहले माध्यम में EI वाला है तो EI है तो वो पहले है अपने E1 लिखना है, और अगर E2 है तो इसको यानी E2 लिखना है, यानी समझ रहे हो ना। यानी पहले माध्यम में एक तो EI है और एक क्या है बच्चों ER है, तो अब दोनों को हम क्या लिख सकते हैं E1। दूसरे माध्यम में ET है तो इसको क्या लिख सकते हैं E2 लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए भी EI यहाँ पे देखिए फिर और कुछ नहीं करना, ये 1 2 लगा करके यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट, और यहाँ पे थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर परावर्तन का नियम लगाना है, ये टर्म आ जाएगी। फिर देखो आपको क्या करना है फिर, तो अब देखिए कि ई आई नोट है प्लस में ई नोट आर है, ये साइन थीटा आई है इज इक्वल टू ये ई नोट टी। अब क्या करना है कि इसको और इसको इधर लेके जाना है, आ गया इधर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें फिर ई आई नोट से भाग लगा दिया तो ये एक बच जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब देखिए आगे क्या करना है, अब ये देखिए 1 प्लस में ये होता है R11 इज इक्वल टू ये होता है T11 और ये। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, स्नेल के नियम से यहाँ पे रखना है, स्नेल का नियम आ जाएगा तो N होता है N2 बटे N1, ये स्नेल का नियम होता है। और N2 की वैल्यू C/V2, N1 की वैल्यू C/V1, V1/V2 की वैल्यू अब ये होती है, V1 की वैल्यू होती है √1/ε1 μ1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, ठीक है। और इस डायरेक्ट लिखी हुई है, ये ऐसे नहीं होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n इज इक्वल टू E2/E1 और साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी 1 प्लस R11 T11 E2/E1, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको। अब देखिए आगे, यानी कहने का मतलब है ये E2/E1 की वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, क्या आनी चाहिए,
साइन स्क्वायर थीटा आई बटे साइन स्क्वायर थीटा टी, ये वैल्यू आनी चाहिए थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से बनता 1 प्लस में R11 इज इक्वल टू T11, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा आई बटे साइन स्क्वायर थीटा टी, इनटू में ये बचता आपका साइन थीटा टी बटे साइन थीटा आई। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, एक टी से एक टी कैंसिल आउट। ठीक है, ये बचता आपके लिए। ठीक है, तो यानी ये वाला बच गया साइन थीटा आई बटे साइन थीटा, इसको शॉर्टकट किया हुआ है। और अगर देखिए यहाँ पे बच गया फिर μ1, इसको म्यू माने तो ये बच जाएगा, तो 1 प्लस R11 T11 बटे E2 अपॉन E1, और ये बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस में R11 ये होता है T11 और ठीक है। अब देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 प्लस में R11 T11, ये जो साइन थीटा आई बटे साइन मैंने आपको बताया था क्या बचता, ये बचता 1 प्लस में R11 इज इक्वल टू T11 साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी, ये बचता। तो इसको इसने डायरेक्ट एन लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। 1 प्लस में R11 इज इक्वल टू T11 और ये आ जाएगा एन, वो ऐसे ही किया हुआ है। अब देखिए आगे, अब ये अब जो भी अपने पास में समीकरण नंबर 5 आई थी, ये समीकरण नंबर 5 थी बच्चों। 1 माइनस में R11 इज इक्वल टू T11 कोस थीटा टी बटे कोस थीटा आई, ये समीकरण नंबर 5 थी। तो समीकरण नंबर 5 की 6 में क्या लगानी थी, भाग लगानी थी। तो ये इसको इस तरीके से हम भाग लगा दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो उसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए आगे ये ये टर्म आ गई। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके और यहाँ से इसकी R11 की वैल्यू निकाल ली है। तो ठीक है, इसको शॉर्टकट किया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसको शॉर्टकट किया हुआ है। यहाँ से देखिए आप सभी को पता है कि 1 प्लस में R11 ये आ जाएगा कोस थीटा टी इज इक्वल टू 1 माइनस में R11 और ये आ जाएगा एन कोस थीटा आई। इसको शॉर्टकट किया हुआ है। ये टॉपिक मैं अभी बताता हूँ आपको। सॉरी, ये तो आज नहीं हो पाएगा, ये स्टॉप कर रहा था मैं बीच में, ये नहीं हो पाएगा। एक अलग नोट्स है जो मेरे खुद के थे, ये तो एक PDF है जो किसी ने ऐसे एक साथ में थी। तो मैं अगर ये टॉपिक करवा रहा था, जो ये मैंने फुल्ली जो स्टेप बाय स्टेप करवाए हैं, ये किसी अलग सर ने करवाए थे, तो किसी सर या मैम ने करवाए थे, तो उसके ये PDF मैंने बना ली थी। हालांकि मेरे भी जो अच्छे नोट्स हैं वो मैं अगर करवाता तो ये मतलब अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करवाता अच्छे से खोल करके। ठीक है, तो अब देखिए एक मिनट मैं अभी करवा। अब देखिए ये है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, ये मैंने करवाया हुआ है। ये मेरा जो टॉपिक है वो देखिए यही वही है सेम, कुछ नहीं किया इसमें। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले दोबारा देख लीजिएगा टॉपिक को, यानी आपतित तरंग का समीकरण ये होता है, सभी को पता है। परावर्तित तरंग का समीकरण ये होता है, और ये तीनों समीकरणें आ गई। तो अब क्या करना है, अभी सभी को पता है कि परिसीमा प्रतिबंध लगाना है अपने को। E1t इज इक्वल टू E2t, यानी ये लगा दिया परिसीमा प्रतिबंध, यानी जो पहले वाले हैं वो एक साइड में बराबर दूसरे वाले आ गया, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है EI की, ER की और ET की, ये जो वैल्यू है ये रही ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है। रखने के बाद में देखिए ये रख दी यहाँ पे वैल्यू, सभी में रख दी। और ये जो समीकरण है वो आपस में क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। ये संतुष्ट सभी होंगे जब t बराबर 0 r बराबर 0 होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर KI बराबर KR बराबर KT हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसको एम्पलीट्यूड के पदों में लिख दिया, कोस थीटा का मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये अपने परावर्तन का नियम लगवा दिया, और ये समीकरण आ गई। इसमें E0I का भाग दे दिया। ठीक है, भाग देने पर ये समीकरण बन गई अपनी। और ये फिर एज टीज आ गया, प्लस में ये होता है R11 ये कोस थीटा I बराबर माइनस ये होता है माइनस T11 ये कोस थीटा T आ गया। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कोस थीटा I कॉमन आया, तो ये समीकरण बन गई। और ये कोस थीटा I 1 माइनस R11, यानी यहाँ से T11 की वैल्यू अपने को निकाल ली। बात समझ आ गई क्या। और यहाँ से 1 माइनस R11 की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ पे विद्युत विस्थापन सदिश लगा दिया। यहाँ से मैंने ये पढ़ा दिया है अभी पीछे, ये नोट्स चेंज किए। और
ये जो समीकरण आई है इसमें साइन थीटा से क्या करवा दिया बच्चों, मल्टीप्लाई करवा करके परावर्तन का नियम लगा दिया। परावर्तन का नियम मतलब ये साइन थीटा आई है ना, यहाँ पे साइन थीटा आरसी रख लो, दोनों में से एक रखना है, ठीक है। जैसे देखिए E1 E0 आई, यहाँ पे साइन थीटा आई है, प्लस में ये देखिए सेम हम कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं किया, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो यहाँ से साइन थीटा आ रहा है ना, यहाँ पे आई लिख दिया बस, ठीक है। ये वैल्यू अपने को अब E0 आई का भाग देंगे तो दे दिया भाग, और यहाँ से देखिए फिर क्या करना है, ये ET11 आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस में R11 की वैल्यू निकाल ली। ये आ गई टर्म E2/E1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल ली। यहाँ पे ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू वहाँ पे रखेंगे, तो ये रख दिया वैल्यू, और ये समीकरण आ गई अपने। अब इसमें ये भाग दे दिया, भाग देने के बाद में अपने पास में क्या आ गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके ये हमने R11 की जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकाल ली है। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने वैल्यू ये निकाल ली है। ये देखिए T11 से T11 कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू यहाँ पे बच गई क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यहाँ से ये वैल्यू अपने को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा करके ये वैल्यू अपने को निकाल ली है। इसके बाद में देखिए स्नेल का नियम होता है ये वाला, और यहाँ पे स्नेल का नियम हमने लगाया है और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो R11 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये R11 है ना, यहाँ से देखो n की वैल्यू रखी है, बस n की वैल्यू क्या थी अपने पास में, n की वैल्यू थी ये रही, n की वैल्यू थी अपनी ये हमने मानी थी, ठीक है। ऊपर भी मान ली थी, देख लो, मैं अभी बता देता हूँ आपको कहाँ मानी थी। ये जो n की वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू हमने कहाँ तक मानी थी, ये देखो ये रही n की वैल्यू, बात समझ आ रही है। अब देखिए आगे ये वैल्यू आ गई थी, अब इसको क्या किया है, इसका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व किया, ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया। अब इसका 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों साइन A प्लस B साइन A माइनस B का, ठीक है। एंगल 2 थीटा है, इसमें एंगल क्या है 2 थीटा, वो ध्यान रखना है। ये इसका फॉर्मूला होता है साइन A माइनस साइन B, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ से R11 ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। साइन बटे कोस यानी ये 2 बाहर ये इसका 2 बाहर निकाल दिया, तो ये 2 से 2, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 एंगल में ये बचेगा थीटा A माइनस थीटा T, ये बच गया, ठीक है। अब देखिए सभी को पता है, क्या पता है कि साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं, बस ये रख दिया और कुछ नहीं किया इसमें। ये आ गया बच्चों R11 की वैल्यू, ये R11 की वैल्यू आ गई। अब इनसे ये T11 की वैल्यू, तो ये जो समीकरण नंबर 7 आई थी और जो 9 आई थी ना, उसको हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 7 कहाँ है, ये तो समीकरण नंबर 9 है, 1 प्लस R11 इज इक्वल टू T11, और एक क्या है समीकरण नंबर 7 है, ठीक है। समीकरण नंबर 7 है, ये रही। तो ये देखिए 1 प्लस में R11 था, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 2, और बाकी हम ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अभी कहाँ, ये रहा 2 और ये ऐड हो गया, 2 इज इक्वल टू ये T11 कॉमन आ गया, अब 1 प्लस बटे कोस, ठीक है, ये आ गया, और ये T11 ये आ जाए। बात समझ आ गई कि अब अभिलंब आपतन देखना है और कुछ नहीं करना। बस यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग अंतरापृष्ठ के लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित होगी तो सभी को पता है कि इसमें एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, और कुछ नहीं करना, ये रखना है, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कांच के लिए और यहाँ पे अपवर्तना की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये रख देंगे, इतना आ जाएगा सोल्व, बस दैट्स ऑल। ये इस तरीके से आपको करना होगा, तीव्रता के लिए इसका स्क्वायर करना है। बात समझ आ रही है क्या? बस ये हो गया। ऊर्जा फ्लक्स हमने कर ही लिया था लास्ट में, तो ये अपनी कंप्लीट 5 यूनिट है वो हो गई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सभी को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी बच्चों के साथ ही इसको शेयर करना है। बच्चों आपसे बहुत उम्मीद है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चों के जो भी आपके सहपाठी है सभी को ये चैनल का लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।